नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिंटू कुमार मिश्रा बहुत दिनों बाद एक कोई लेक्चर लेके आया हूँ। उसका नाम कैंसर है। कैंसर मेरा फील्ड है, तो इसी से संबंधित एक मेरा लेक्चर रहेगा। तो दोस्तों, कैंसर कई रोगों का एक समूह है। ये मतलब जिसमें बहुत सारी सेल्स कोशिकाएँ अब नॉर्मल रूप से बढ़ने लग जाती है, असाधारण रूप से बढ़ने लग जाती हैं। ये सेल्स बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती है, जो असाधारण रूप से बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ होती है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से या अंग में मौजूद कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। इसमें प्रभावित कोशिकाएं विभाजित होती रहती है और फिर फैलने लगती है। तो दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर बढ़ने लगता है या फिर कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। तो दोस्तों, कैंसर में होने वाले ट्यूमर आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें बिनाइन और मलिग्नेंट के नाम से जाना जाता है। बिनाइन ट्यूमर शरीर के एक से दूसरे हिस्से में नहीं फैलते हैं, जबकि मलिग्नेंट फैलने लग जाता है। कैंसर के भिन्न प्रकारों के साथ इनके अंदरूनी कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि सबसे आम प्रकार के कैंसरों के कारण में मुख्यतः से आनुवांशिक रूप से होने वाले असाधारण बदलाव, जैसे तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन, कम फाइबर वाले भोजन, केमिकल रेडिएशन के संपर्क में आना और अन्य प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे पहले शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसके बाद एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और पीटी स्कैन आदि भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैंसर के कारणों और जोखिम कारकों से बचकर काफ़ी हद तक कैंसर होने से रोकथाम की जा सकती है। कैंसर का उपचार करने के लिए कई इलाज प्रक्रियाएं की जा सकती है, जिनमें मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और कई सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। यदि कैंसर का पता शुरुआती चरणों में लगा लिया जाता है, अर्थात कैंसर गंभीर नहीं हो पाया है, तो इलाज की मदद से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हालांकि हर बार इसे पूरी तरह से ठीक करना संभव भी नहीं होता। ऐसे में इलाज प्रक्रियाओं की मदद से कैंसर के गंभीर होने और अन्य जटिलताएं होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम व्हाट इज कैंसर। कैंसर होता क्या है? कोशिकाओं के असाधारण रूप से बढ़ने के विकार को कैंसर कहा जाता है। इस रोग में कोशिकाएं अनियंत्रित और अव्यवस्थित रूप से बढ़ने लगती हैं, जो शरीर की सामान्य विकास प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है। विशेषज्ञों के अनुसार डीएनए में असामान्य बदलाव या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन ही कैंसर के अधिकतर प्रकारों का कारण बनता है। हालांकि ट्यूमर में मौजूद सभी प्रकार की कोशिकाएं एक समान नहीं होती है। ट्यूमर में सिर्फ 1% कैंसर स्टेम सेल सीएससी मौजूद होती है। सीएससी देखने में काफ़ी हद तक सामान्य शरीर कोशिकाओं के समान प्रतीत होती है, लेकिन इनमें आत्मनवीकरण की क्षमता होती है। ये वही कोशिकाएं हैं जो कैंसर को फैलने में मदद करती हैं। ये कोशिकाएं विभाजित और बदलाव की प्रक्रिया शुरू करके नया कोशिका ट्यूमर बना देती है। WHO के अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मृत्यु दर का दूसरा सबसे कारण बनते जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे कैंसर के लक्षण के बारे में। कैंसर का लक्षण क्या हो सकता है, कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या है, कैंसर की क्या पहचान है। तो दोस्तों, कैंसर शरीर के किस हिस्से में हुआ है, लक्षण भी उसी अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जो कैंसर के प्रकार और कैंसर के स्थान पर निर्भर करते हैं। हालांकि कुछ अन्य लक्षण भी है जो कैंसर के साथ देखे जा सकते हैं, जैसे शरीर का वजन। तो दोस्तों, कैंसर शरीर के किस हिस्से में हुआ है, लक्षण भी उसी के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जो कैंसर के प्रकार और कैंसर के स्थान पर निर्भर करते हैं। हालांकि कुछ अन्य लक्षण भी जो कैंसर के साथ देखे जा सकते हैं, जैसे कि शरीर का वजन अचानक के कम या ज़्यादा होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, त्वचा के किसी हिस्से में बार बार नील पड़ना, त्वचा के नीचे गांठ महसूस होना, लगातार 1 महीने से खांसी या सांस लेने में कठिनाई होना, त्वचा में बदलाव होना, जैसे त्वचा पे किसी गांठ के आकार या स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होना, त्वचा में जल्दी निशान पड़ जाना, पाचन रोग जैसे दस्त या कब्ज होना, निगलने में कठिनाई होना, भूख कम लगना, आवाज़ में बदलाव होना,
बार बार बुखार होना, रात को पसीने आना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, घाव के ठीक होने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होना, बार बार इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना। तो दोस्तों बात करेंगे ऐसे मामले में कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड, यदि आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे सिम्टम्स जो मैंने बताया अभी, इस टाइप का कोई भी लक्षण महसूस होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से बात कर लेना बेहतर विकल्प है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर के कुछ प्रकारों को सिर्फ शुरुआती स्टेज में ही रोक पाना संभव होता है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ लाइफ सेविंग हो सकती है और मतलब लाइफ स्पान बढ़ाया जा सकता है, उम्र की दर को बढ़ाया जा सकता है। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये सभी लक्षण मतलब जो लक्षण मैंने बताया है कि सभी मरीजों में नहीं देखे जाते हैं। कुछ लोगों को कैंसर के अंतिम चरणों में अचानक से लक्षण दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों को तो कोई लक्षण महसूस ही नहीं होता है, और जब से वे किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के लिए जांच करवाते हैं, जैसे ही कोई दूसरी बीमारी के लिए स्वास्थ्य समस्या के लिए जांच करवाने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वे कैंसर से ग्रस्त है, कैंसर बीमारी से ग्रस्त है, कैंसर के लक्षण आ गए हैं। इसलिए यदि आपको कम से लक्षण भी महसूस होने पर डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्या है कारण, कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ कैंसर। तो कैंसर कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कैंसर आमतौर पर डीएनए में कुछ बदलाव या परिवर्तन होने के कारण होता है। सरल भाषा में डीएनए को कोशिकाओं का मस्तिष्क कहा जाता है, जो उन्हें गुणन, मल्टीप्लिकेशन करने के निर्देश देता है। जब इन निर्देशों में कोई खराबी हो जाए तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती है। परिणाम स्वरूप कैंसर विकसित हो जाता है। तो दोस्तों कुछ खाद्य पदार्थ भी है जो कैंसर का कारण बनते हैं, उन्हें कार्सिनोजन कहा जाता है। कार्सिनोजन को कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। मुख्य कार्सिनोजन जैसे धुएं में मौजूद केमिकल और पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आदि शामिल है। इसके अलावा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण भी कुछ मामलों में कैंसर हो सकता है। हालांकि किसी एक कार्सिनोजन को कैंसर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ अन्य कार्सिनोजन भी हैं जो आहार व स्वास्थ्य जैसे कारकों के साथ मिलकर कैंसर का कारण बन सकता है। कैंसर होने का खतरा कब बढ़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैंसर के सबसे मुख्य जोखिम कारणों में शामिल है जैसे कि तंबाकू, उससे बने उत्पाद जैसे सिगरेट या च्युइंगम आदि का लंबे समय तक सेवन करना मुंह व फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। लंबे समय से अल्कोहल का सेवन करना लीवर कैंसर समेत अन्य कई हिस्सों से कैंसर होने के खतरे को बढ़ा देता है। अस्वास्थ्यकर आहार और रिफाइंड खाद्य पदार्थ जिनमें फाइबर कम होता है वो कोलोन कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकता है। कुछ प्रकार के हार्मोन भी कैंसर का कारण बन सकते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ना, प्रोस्टेट कैंसर और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ना ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ भी कुछ प्रकार के कैंसर होने की संभावना होती है। कुछ उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ अलग टाइप के कैंसर का खतरा भी बढ़ता रहता है जैसे कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर आदि। आनुवांशिक दोष या उत्परिवर्तन भी कैंसर होने के खतरे को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। उदाहरण के लिए महिलाओं में BRCA1 या BRCA2 जीन में किसी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। परिवार में पहले किसी को कैंसर होना भी इसका खतरा बढ़ा देता है। इसमें अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखे जाते हैं। कार्य के दौरान संपर्क में आने वाले कुछ हानिकारक पदार्थ भी कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं जैसे डाई, टार और एनिलाइन जैसे रसायन मूत्राशय में कैंसर होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से कुछ प्रणालीगत विकार पैदा हो जाते हैं जो कैंसर के लिए एक पूर्व कारक के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के रूप में एक पाइलोरी संक्रमण, पेट में कैंसर, हेपेटाइटिस बी और सी लीवर कैंसर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। लंबे समय से पराबैंगनी किरणों से के संपर्क में रहना और बार बार एक्सरे करवाने के कारण
रेडिएशन के संपर्क में आना भी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। मोटापा भी कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। अधिक मात्रा में वसा युक्त यानी फैटी थिंग्स, कोलेस्ट्रॉल सहित आहार लेना और शारीरिक गतिविधियां कम होना भी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। ऐसे बॉडी के शरीर का संतुलन खराब होने पे भी कैंसर होने का खतरा होने लगता है। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देने के परिणाम स्वरूप कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तनाव को भी कैंसर का एक मुख्य जोखिम कारक माना जाता है, क्योंकि यह समस्त स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा हाल ही में हुए तनाव के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और परिणाम स्वरूप कैंसर विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उम्र व आनुवंशिक स्थितियों से जुड़े जोखिम कारकों के अलावा अधिकतर कारकों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और प्रदूषण आदि से बचाव करके मदद से कम किया जा सकता है। यदि आपके परिवार में पहले किसी को कैंसर है या फिर किसी अन्य कारणों से आपको इसका अधिक खतरा है, तो जल्द से जल्द स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस खतरे को कम करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे कैंसर के बचाव। हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर, व्हाट इज द कैंसर प्रिवेंशन। तो दोस्तों, कैंसर होने से कैसे रोकें, इसके बारे में बात करेंगे। कैंसर होने से अगर फर्स्ट स्टेज में है तो रोक सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर और जोखिम कारकों को कम करके कैंसर विकसित होने से बचाव किया जा सकता है। कैंसर से बचाव करने के लिए कुछ और बहुत अच्छे तरीके भी हैं, जैसे धूम्रपान न करें, शराब न पिएं, धूप के संपर्क में न जाएं, फाइबर युक्त आहार लें, आहार में अधिक वसा ना लें और रेड मीट, पोर्क या बीफ का इस्तेमाल न करें। बाहर तैयार किया गया डिब्बा बंद खाना ना खाएं। यदि आप कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर आपका रेडिएशन के संपर्क में आने का खतरा है, तो पर्याप्त सेफ्टी उपकरण पहन लें। नियमित रूप से व्यायाम करें और शरीर का सामान्य वजन बनाए रखें। रोजाना अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स चेक करें। नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करवाते रहें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या पैदा होने पर तुरंत उसका पता चल जाए। यदि त्वचा में नील पड़ने लगे हैं, कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है या फिर लंबे समय से कोई बीमारी है, तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें। नियमित रूप से सारे टीकाकरण करवाते रहें। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर विकसित होने से बचाव करती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगवाएं, जो क्योंकि हेपेटाइटिस बी लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। तनाव को कम करने के तरीके सीखें। अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करें। पसंदीदा कार्य या हॉबी करें। योग और मेडिटेशन करें। खेलकूद में भाग लें और मस्तिष्क को शांत करने वाली अन्य गतिविधियां करें। तो दोस्तों, बात करेंगे कैंसर डायग्नोसिस के बारे में। कैंसर का जांच कैसे होगा, कैंसर की जांच कैसे किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैंसर के लिए शारीरिक जांच करते समय डॉक्टर सबसे पहले मरीज की उम्र, पिछली स्वास्थ्य स्थिति, पारिवारिक रोग और लक्षणों की जांच करते हैं। इसके अलावा मरीज व उसके परिवारजनों से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनकी मदद से कैंसर संबंधी जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। यदि डॉक्टर को भी कैंसर पर संदेह होता है, तो वे कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जिनकी मदद से कैंसर की पुष्टि किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे शारीरिक परीक्षण, जिसकी मदद से व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, उसके अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब बात करेंगे लैब टेस्ट। व्यक्ति के रक्त के सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें CBC, ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन, लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट शामिल है। इमेजिंग टेस्ट, इसमें एक्सरे, CT स्कैन, MRI, बेरियम मिल स्टडी, बोन डेंसिटी स्कैन, PET स्कैन, SPECT स्कैन और USG स्कैन। अब बात करेंगे बायोप्सी का। इसमें ट्यूमर या त्वचा के प्रभावित हिस्से में ऊतक का छोटा या सैंपल लिया जाता है, जिसके माइक्रोस्कोप की मदद से जांच की जाती है। माइक्रोस्कोप की मदद से पता चलता है कि कैंसर है तो किस स्टेज में है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जिनसे कैंसर के मूल प्रकार और प्रभावित हिस्से
स्ट्रक्चर संबंधी कुछ जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि ये टेस्ट है कैंसर एंटीजन 19.9, CA1 19.9, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA। तो दोस्तों बात करेंगे कैंसर का इलाज के बारे में। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर कैसे ठीक हो सकता है, ठीक होने में क्या टाइम लगता है, कैसे बचाव किया जा सकता है, तो बता दिया है मैंने बहुत सारी चीज़ें। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या केमोथेरेपी की जाती है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से भी पेशेंट को ठीक किया जाता है। आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि आपके लिए कौन सी उपचार पद्धति ठीक है। इनमें से पता किया जाएगा कौन कौन से उपचार से आप ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में सुधार और लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं और अन्य उपचार भी उपलब्ध हैं। बहुत सारे जगह सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। इस इलाज प्रक्रिया में कोशिकाओं की असामान्य रूप से बढ़ने वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया को भी बायोप्सी तकनीक द्वारा ही किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब की जाती है जब ट्यूमर ऐसी जगह पर हो जाता है जहां से आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नॉन सर्जिकल प्रक्रिया के बारे में। तो नॉन सर्जिकल प्रक्रिया में जैसे कीमोथेरेपी हो गया, इसमें कीमोथेरेपी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी में विशेष प्रकार की दवाओं की मदद से असामान्य रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी को भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में ही शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें गामा रेडिएशन की मदद से ट्यूमर या असामान्य रूप से बढ़ रही चर्बी को नष्ट किया जाता है। कई बार सर्जिकल व नॉन सर्जिकल दोनों इलाज प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जाती है, जिसकी मदद से ट्यूमर के आकार को कम कर दिया जाता है और फिर उसके बाद सर्जरी की मदद से उसे निकाल दिया जाता है। सर्जरी के बाद फिर से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाती है ताकि कैंसर आसपास के किसी हिस्से में फैल न जाए। कैंसर के इलाज करने के लिए कुछ अन्य कई बार सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों इलाज प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जाती है, जिसकी मदद से ट्यूमर के आकार को कम कर दिया जाता है और फिर उसके बाद सर्जरी की मदद से उसे निकाल दिया जाता है। सर्जरी के बाद फिर से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जाती है ताकि कैंसर आसपास के किसी हिस्से में फैल न जाए। कैंसर का इलाज करने के लिए कुछ अन्य इलाज प्रक्रियाएं भी है, जैसे हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिस्फॉस्फोनेट्स आदि। इन इलाज प्रक्रियाओं का इस्तेमाल विशेष कंडीशन में ही किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए हार्मोन थेरेपी एक अच्छा उपचार विकल्प हो सकता है। इसके अलावा कैंसर में हो रहे लक्षणों के अनुसार कुछ अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं। इन दवाओं में मुख्य रूप से दर्द निवारक, एंटासिड्स और एंटीपायरेटिक दवाएं होती हैं। कई बार गंभीर स्थितियों में सिर्फ मॉर्फिन या अन्य दर्द निवारक दवाओं का पैच लगाकर लगातार हो रहे दर्द को कम किया जा सकता है। हालांकि दर्द को कम करके कैंसर को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। तो दोस्तों बात करेंगे कि कैंसर से होने वाले नुकसान के बारे में। कैंसर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कैंसर से होने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं। कैंसर से होने वाले परिणाम आमतौर पर उसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि ट्यूमर का आकार अभी छोटा है या फिर कैंसर शुरुआती स्टेज में है तो इसका इलाज करना आसान रहता है और इसके परिणाम भी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मेटास्टेसिस कैंसर के परिणाम अच्छे नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटास्टेसिस कैंसर को फैलने से पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है और परिणाम स्वरूप शरीर के प्रभावित अंग काम करना बंद कर देते हैं, ऑर्गन फेल्योर कर देते हैं। इतना नहीं, ट्यूमर के प्रकार और शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है आदि पर कैंसर के परिणाम निर्भर कर सकते हैं। कैंसर से होने वाले और भी बहुत सारी जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि कैंसर से होने वाली जटिलताएं आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है। कैंसर के वे प्रकार जो फैलते नहीं हैं, उनकी तुलना में फैलने वाली कैंसर मेटास्टेटिक अधिक जटिलताएं
और जोखिम पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भली भांति ज्ञान होना जरूरी है। कभी आधा अधूरा जानकारी ना रखें। शरीर के विभिन्न अंगों के अनुसार कुछ जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है हार्ट फेल होना, पल्मोनरी एडिमा, लिवर फेल होना, किडनी फेल होना। तो दोस्तों, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के कारण बार बार संक्रमण होना। तो दोस्तों, अब बात करेंगे लिविंग विथ कैंसर पेशेंट, कैंसर के साथ जीवन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कैंसर के साथ जीवन व्यतीत करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बड़ा भयावह लाइफ हो जाता है। कैंसर से प्रभावित लोगों को अपने लक्षणों को नियंत्रित रखने के लिए और जीवन में सुधार करने के लिए सामान्य जीवन शैली को अपनाना चाहिए, जो इस प्रकार से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना चाहिए। घर पर बनाया गया और स्वास्थ्यकर आहार लें, हेल्दी खाना लें जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो, गुड न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स हो। रोजाना 30 मिनट तक व्यायाम करें। आप हफ्ते में 5 दिन व्यायाम कर सकते हैं। यदि आप कठिन व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो हल्के हल्के कुछ व्यायाम करें। और 30 मिनट तक तेज़ी से चलना चाहिए, जैसे कि कैलोरी बर्न हो। तंबाकू और इससे बने उत्पादों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और ना ही शराब पीना चाहिए। इन्हें छोड़ने के लिए आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें ताकि यह पता चले कि कैंसर को बढ़ने से कितना नियंत्रित किया जा सकता है। शारीरिक व मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें या फिर अपना कोई पसंदीदा कार्य करें। हर समय खुश, उत्साहजनक और सकारात्मक रहने की कोशिश करें, क्योंकि सभी कैंसर लाइलाज या जानलेवा नहीं होते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सिर्फ डॉक्टर, सिर्फ दवाई और चीज़ों पे ही भरोसा नहीं करना है। खुद में सकारात्मक बदलाव लाना है, पॉजिटिव माइंड लेके, शांत स्वभाव बना के मेंटेन करना होता है। खुद को बहुत नियंत्रित करना होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कैंसर के टाइप के बारे में। कैंसर कितने प्रकार के हैं और किस किस प्रकार के कैंसर है, कौन से खतरनाक कैंसर है, किस प्रकार का कैंसर सबसे खतरनाक है। तो कैंसर किस ऊतक से शुरू हुआ है उस पर निर्भर करते हुए कैंसर को बहुत प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि कार्सिनोमा कैंसर आमतौर पर इपिथेलियल ऊतकों में होता है, इपिथेलियल टिश्यू में होता है। इपिथेलियल टिश्यू शरीर के अंदर व बाहर मौजूद अंगों की सतह को बनाते हैं, जैसे त्वचा, आंत की सतह, मुंह के अंदर की सतह और नाक की अंदरूनी सतह आदि। कार्सिनोमा को कैंसर का सबसे आम प्रकार माना गया है। कार्सिनोमा के कुछ उदाहरणों में आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और त्वचा की स्क्वैमस कोशिकाओं में होने वाले कैंसर आदि शामिल हैं। सार्कोमा, यह संयोजी ऊतकों में होने वाले मलिग्नेंट कैंसर होता है। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने के काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे एडिपोइड टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट और बोन्स में होने वाला कैंसर। अब बात करेंगे ल्यूकेमिया की। यह रक्त में होने वाला कैंसर है। तो तब होता है जब खून में अनियंत्रित रूप से सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बनने लग जाए। ल्यूकेमिया के मुख्य प्रकारों में लिम्फोसाइटिक एक्यूट और क्रोनिक और माइलोइड एक्यूट और क्रोनिक शामिल हैं। तो दोस्तों, लिम्फोसाइटिक और माइलाइड ल्यूकेमिया शब्द उन कोशिकाओं के कैंसर को दर्शाता है जो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में सफ़ेद रक्त बनाने के लिए उत्परिवर्तित हो रही है और विभिन्न चरणों में। तो दोस्तों, बात करेंगे लिम्फोमा। इसको लिम्फेटिक ग्लैंड भी बोलते हैं। यह लसिका प्रणाली, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, लसिका प्रणाली, और उससे संबंधित अंगों में होने वाला कैंसर है। लिम्फ लसिका द्रव एक विशेष द्रव है जो ऊतकों के बीच सूक्ष्म रिक्त स्थानों में बनता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में लसिका वाहिकाओं और ग्रंथियों के रूप में फैला होता है। लसिका द्रव में लिम्फोसाइटिस होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। इन भागों में होने वाला कैंसर लिम्फोमा
आमतौर पर दो प्रकार का होता है, जिन्हें हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैंसर शरीर के जिस हिस्से में हुआ है उसके अनुसार कैंसर को बहुत सारे नामों से विभाजित किया जा सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अंडाशय कैंसर, ब्लड कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, कोलन कैंसर, गले का कैंसर, लीवर कैंसर, त्वचा कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, वृषण कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, योनि का कैंसर, हार्ट कैंसर। तो दोस्तों ये रहा कैंसर के बहुत सारे फॉर्म, रूप। तो दोस्तों अब बात करेंगे कैंसर के चरण के बारे में, स्टेजेस ऑफ कैंसर के बारे में। कैंसर के स्टेज व ग्रेड कैसे हम मेजर करते हैं। और कैंसर से ग्रस्त ऊतक की जांच करके कैंसर को स्टेज को निर्धारित किया जाता है। ट्यूमर की स्थिति का अंदाज़ा लगाने के दो तरीके हैं, जिन्हें ग्रेडिंग और स्टेजिंग कहा जाता है। जब मलिग्नेंट ट्यूमर होने पर ग्रेडिंग और स्टेजिंग की मदद से उचित इलाज सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। ग्रेडिंग एक हिस्टोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें ऊतकों की माइक्रोस्कोप की मदद से जांच की जाती है, जबकि स्टेजिंग क्लिनिकल प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जांच प्रक्रियाओं से कैंसर के स्टेज का पता लगाया जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करेंगे कैंसर की ग्रेडिंग के बारे में। इसमें ऊतक की पहले माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है और फिर कैंसर को ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैंसर ग्रस्त ऊतक की माइक्रोस्कोप से मिली और तस्वीर में आमतौर पर दो चीज़ों से जुड़ी जानकारियां मिलती है कि कैंसर किस गति से बढ़ रहा है और कोशिकाओं की तुलना में कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की स्ट्रक्चर कैसी है। जब शरीर के किसी हिस्से में काफ़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाएं बढ़ गई है तो कैंसर को बिनाइन कहा जाता है। जब कैंसर कोशिकाएं सिर्फ एक हिस्से में ना रहकर अन्य जगह पर भी फैल गई तो उस स्थिति को मेटास्टेटिक कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रोडार्स का ग्रेडिंग सिस्टम कैंसर कोशिकाओं में बदलाव की सीमा पर निर्भर करता है। जो अधिक बदलाव वाली कैंसर कोशिकाओं को लेकर होता है या उन कोशिकाओं को संदर्भित करता है जो सामान्य दिखती है और धीरे धीरे सबसे कम बदलाव वाली कोशिकाओं में फैलती है। ये कोशिकाएं अपने सामान्य रूप से काफ़ी मिलती जुलती दिखाई देती हैं। ये ग्रेड कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोस्तों ग्रेड 1 पूरी तरह बदलाव वाली कोशिका, ग्रेड 2 लगभग आधे बदलाव वाली कोशिका, ग्रेड 3 लगभग आधे बदलाव वाली कोशिका, ग्रेड 4 कम बदलाव वाली कोशिका। पैथोलॉजिकल परीक्षण, लैब टेस्ट और साथ ही साथ क्लिनिकल एग्जाम की मदद से भी जांच की जाती है। इन परीक्षणों की मदद से यह निर्धारित किया जाता है कि ट्यूमर या कैंसर कहाँ तक फैल गया है। कैंसर के स्टेज और ग्रेड को निर्धारित करने के लिए टीएनएम स्टेजिंग और अमेरिकन ज्वाइंट कमेटी एजीसी दो मुख्य तरीके हैं और हाल ही में इनका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर के स्टेजिंग, टीएनएम स्टेजिंग के 3 भाग, जिसमें टी को प्राथमिक ट्यूमर के रूप में संदर्भित किया जाता है, एन यानी लिम्फ नोड को संदर्भित करता है और एम मेटास्टेसिस को दर्शाता है। इन तीनों घटकों को संख्याओं के अनुसार दर्शाया जाता है, जिनमें पता चलता है कि कैंसर कितना बड़ा या फैला हुआ है। इन घटकों की संख्या कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे टी, जिसका मतलब होता है कोई ट्यूमर नहीं मिला है। T1 3 नंबर 1 से 3 संकेत देते हैं कि ट्यूमर का आकार बढ़ रहा है, जिसका अर्थ होता है कि जितनी बड़ी संख्या होगी ट्यूमर का भी उतना ही बड़ा होता है। N, इसका मतलब है कि लिम्फ नोड में कैंसर नहीं है। N1 से N3 यह लिम्फ नोड में कैंसर का आकार व संख्या दर्शाता है। साथ ही इसकी मदद से ये भी पता चलता है कि कितनी लिम्फ नोड प्रभावित है। नंबर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक संख्या में लिम्फ नोड प्रभावित होगी। M, यह दर्शाता है कि मेटास्टेसिस अन्य जगहों पर नहीं फैला है। M1 दर्शाता है कि ट्यूमर एक जगह से अन्य हिस्सों में भी फैल चुका है। तो दोस्तों ये रहा कैंसर से रिलेटेड एक बेहतरीन जानकारी।
कैंसर से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, अम्बे हॉस्पिटल सासा मुसा स्टेशन रोड, हर एक बुधवार को मैं यहाँ मिलता हूँ। आप ज़रूर मिलें। कैंसर से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, सारी रिपोर्ट्स लेके सासा मुसा अम्बे हॉस्पिटल में पहुँचे। मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर है 8709888577 911425222607। Thanks to my viewers. Love you all. Take care.